नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। बीपीएससी टीआरई 4.0 यह परीक्षा आपको अगस्त माह में मिलने वाली है। आप सभी इतने दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। अपनी तैयारियों में कोई कंप्रोमाइज ना करें। मैं भी नहीं करूंगा। मैंने भी जैसे आपको हमेशा से कमिट किया, हमेशा से आपके लिए प्रयास किया, उसी प्रकार से इस प्रयास में भी मैं आपके साथ जुड़ने चल रहा हूँ। शुरुआत प्रीवियस ईयर से है। जितने शिफ्ट अभी तक हो चुके हैं, चाहे 1.0 के हो, 2.0 के हो, 3.0 के हो, 3.0 का चाहे री एग्जाम हो, पहली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड कर दूं, सबका सोल्यूशन आपको दे दूं। इसके बाद इसकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेट, प्रॉपर प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करूं। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लास आपने पढ़ी है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यहां से एक जानकारी मिलेगी, एक अवेयरनेस होगी, टॉपिक समझ में आएगा, सवाल का नेचर समझ में आएगा और उन्हीं टॉपिक पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, इसका भी आपको अप्रोच क्लियर हो पाएगा। तो मैं आपके लिए इन तैयारियों को स्टार्ट करने चल रहा हूं। आप लोगों का एग्रेशन, आप लोगों का लगना जुड़ना, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी कमिटमेंट के साथ, जितने एग्रेशन के साथ हमसे जुड़ेंगे, उसी तरह से हमारा भी प्रयास आपको सामने दिखेगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट और फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस कनेक्टिविटी में भी आप अपने कमेंट से अपने रिस्पॉन्स को दीजिएगा। मैं उन सभी प्रश्नों को जो टीआरई 1.0 के शिफ्ट 1 में पूछे गए थे मैथ्स के, उन सभी सवालों को मैं आपको प्रॉपर सॉल्व कराने चल रहा हूं। केवल उत्तर ही नहीं दूंगा बल्कि एक एक सवाल की अच्छी व्याख्या दूंगा, जिससे कि वह क्लियर हो सके, उससे रिलेटेड, उससे रिलेवेंट और भी जो सवाल बन सके उनका भी सोल्यूशन आप कर सके। तो देर ना करते हुए पहले सवाल पर चलते हैं। और सबसे ज्यादा एक आपको एक अपडेट रहेगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है, वहां पर इसका मैं प्रॉपर बोर्ड सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। आप सभी लोग उसमें जरूर जुड़ जाइए, उससे बिल्कुल कंप्रोमाइज मत करिएगा, जुड़ जाइएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो हमसे पढ़े हैं 2.0 में, 3.0 में, उनको जानकारी होगी कि हमने किस प्रकार से मेहनत की थी, किस प्रकार से हमने मैराथन्स लिए थे और आगे भी मैं क्या कर सकता हूं, इसका आप लोग आकलन कर सकते हैं। मैथ्स आपकी तैयारी में बाधा नहीं बनेगी, मेरा वादा है आप लोगों को। रूट में देखिए सवाल है, जैसे आप इसको पढ़िए अच्छे से। इस टाइप का सवाल अक्सर आपको देखने को मिलता है, बल्कि जूनियर में भी दिखता है। रूट के अंदर 1+27/169 है, 1+x/13 है, x की वैल्यू हमसे पूछा है। अब इस सवाल का सोल्यूशन देखिए हम लोग कैसे प्लान करते हैं। पहले सवाल को अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए ये है 1 प्लस है 27/169 है, करेक्ट है, इज इक्वल टू 1+x/ कितना लिखा गया है, 13 लिखा गया है। कैसे किया जाए बताइए। अभी अगर दिमाग ये लगने लगे कि चले सर पहले वर्क कर दे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट हटा दे, मत हटाइए, आप वैल्यू ही सॉल्व करके निकालिए। एक चीज दिमाग में रखिए, अगर कभी भी कोई वैल्यू एक में ऐड होगी तो कुछ नहीं होता, उसके अंश और हर को ऐड कर दिया जाता है, a+b करके नीचे b कर दीजिए और कुछ मत करिए। तो आपको यहाँ भी वही चीज करना है। रूट के अंदर आप इन दोनों को ऐड करिए। 9×7=16 होता है, 6×2=12, 6×2=11, 6×2=8, 9 होता है, 1 हुआ 196/169 हो गया। और यहाँ पर 1+x/13 है, इसको आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब आपको पता होगा कि 196 का वर्गमूल होता है 14 और 169 का होता है 13, बराबर आपके सामने है 1+x/13, करेक्ट है इतना। अब इससे क्या होगा, एक अगर इधर हम कर दें तो 14/13 से अगर हम एक घटाएं बराबर x/13 हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने एक से किसी चीज को जोड़ा था, वैसे अगर हम एक को घटाते हैं, जैसे मान लीजिए a/b से हम एक को घटाते हैं, तो कुछ नहीं करना है, a-b करके बटा b कर दीजिए, अर्थात 14 से 13 घटेगा तो आपका 1/13 हो जाएगा, बराबर आपका x/13 रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे कैंसिल ही हो जाएगा। x का मान कितना आने वाला है बताइए, x का मान 1 आने वाला है। देखिए ये बिहार है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन्स और भी होती हैं, वो भी जान लेना आपके लिए जरूरी है। एक उत्तर भी हो गया है, करेक्ट है, हमने लगा भी दिया, बट एक डाउट आता है। जैसे आपको जब मैंने इसका वर्गमूल करवाया तो आपको जानकारी होगी कि वर्गमूल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो इसका मतलब जो हमने +14/13 लिखा वो हो सकता है -14/13 होता। अब -14/13 होता और यही एक जाके वहां घटता तो माइनस आपका 1 होता। इसी समय हम इसको क्या लिख सकते पता है, -14 -13 बटे आपका 13 हो जाता और सामने कितना रहता, x/13 रहता। और इस समय भी 13 13 से खत्म होकर के -27 हो जाता, बराबर आप इसको x लिख देते। तो x का मान -27 भी हो सकता है और -27 देखिए सी ऑप्शन में आपके सामने अवेलेबल है। अब आप किसको उत्तर बोलेंगे बताइए। मतलब ये जो वैल्यू आती है दिस इज प्लस माइनस, नॉट ओनली प्लस। अगर प्लस माइनस होती है तो हम तो वर्बल होते हैं, हम इतना वेयर्ड होते हैं कि हमको प्लस का ही उपयोग करना है। हमने प्लस का उपयोग भी किया, उत्तर भी लगा दिया और ऑप्शन में है भी। किसी अन्य एग्जाम को आप फेस करते रहते तो आप एक लगा के आते, गलत कोई काट नहीं सकता था।
बट यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शंस की अगर जानकारी आपको इसकी प्रिपरेशन नहीं है तो आप जानते हुए सही करते हुए भी गलत करके आएंगे, नंबर नहीं मिलेगा। उपर्युक्त में एक से अधिक इसका लगाना हमारे लिए मस्ट है, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक भी हो सकता है, -27 भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर एक पुट करते हैं इसकी जगह पर तो 1+1/13 आएगा, और -27 पुट करते हैं तो उसके आधार पर भी आंसर आ रहा है, क्योंकि -14/13 भी हो सकता है और +14/13 भी हो सकता है। दोनों के आधार पर आपको डी ऑप्शन लगाकर आना है। ये सब चीज कंफ्यूज करती हैं बीपीएससी में। आपको मेरी बातें समझ में आई होगी और आप लोग समझ भी गए होंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, किसी धातु की एक ठोस गोले की त्रिज्या, गोला है 3 सेंटीमीटर है, अभी गोले को एक्सप्लेन करता हूं। इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। ये जैसे होता है ना एडवांस का सवाल है, एडवांस अगर आप पढ़ते हैं। ये मेरे पास एक गोला है, गोले की अपनी एक रेडियस होती है, जैसे गेंद है बेसिकली, आप समझ रहे होंगे। इसकी रेडियस है कितना बताएं, रेडियस यहाँ पर 3 दिया है, ठीक है, रेडियस कितना दिया है 3। इसको पिघलाना है, गलाना है, और याद रखिएगा जब किसी धातु की वस्तु को पिघलाकर गलाकर पीट कर, ठीक है, पीटना मतलब समझ रहे हैं, एक कोई और शेप में कन्वर्ट किया जाए, जैसे तार बना रहे हैं। तार बनने का मतलब क्या होगा पता है, एक बेलन की आकृति का तार बनेगा। वो भी तार की जो रेडियस दिया रखा है, देखिए व्यास दे रखा है, नॉट रेडियस। व्यास मतलब डबल ऑफ रेडियस, मतलब दिस लेंथ। ये दिया इसने कितना, 4 मिलीमीटर, और जो इसकी रेडियस थी वो क्या थी, 3 सेंटीमीटर। इन सब बातों को एकदम क्लियरिटी रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी कह रहा तार की लंबाई बता दो कितनी होगी। इसके पहले आप कन्वर्जन सीख लीजिए, तब आगे कंटिन्यू करिए तो अच्छा रहेगा। वो भी देखिए तार की लेंथ को मीटर में बोला है। चलिए सब हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा जैसे कन्वर्जन पर भी ध्यान देना चाहिए। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। कम से कम इतना तो अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि आपस में जो कन्वर्जन होते हैं। सबसे पहले आपने इसको पीट कर गलाकर एक तार बनाया, तो इसका वॉल्यूम दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दोनों के आयतन सेम रहेंगे। गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पर 3 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में बना लें। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो आप इसको 3 को अगर मिलीमीटर में बनाएंगे तो 30 मिलीमीटर हो जाएगा। 30 गुणे 30 गुणे 30 कर दीजिए, करेक्ट है, 30 गुणे 30 गुणे 30 कर दीजिए। और यहां पर चलिए, ये बेलन है, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई तो लिखना ही लिखना है, आर की जगह पर यहाँ पर रेडियस, क्योंकि इसका जो डायमीटर है 4 है, तो हाफ कर दीजिए तो रेडियस होगा। वो मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट कर ही चुके हैं, तो इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करिए। 2 लिखिए, पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग सिंपली हम लिख देते हैं 4, ठीक है। 2 का वर्ग 4 गुणे एच मतलब इसकी लेंथ है, यहां से यहां तक की लेंथ ही एच है, ये लिख दिया हमने। पाई से पाई को खत्म कर दिया, 4 से 4 खत्म हो गया, ये भी खत्म ही हो गया। 3 से इसको काटिए, 10 हो गया, तो कुल मिला के आपका 3000 हो गया। 3000 लेकिन क्या है बोलिए, मिलीमीटर। अभी 3000 मिलीमीटर, जैसे हम लोगों को क्या करना था बोलिए, 4/3 पाई आर क्यूब कर दिया। आर मतलब यहाँ पर 3 था, 3 को हमने मिलीमीटर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। मिली सेंटी 10 का रीजन होता है, 10 से हमने मल्टीप्लाई सबको किया, तो 30 30 30 कर दिया, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। पाई आर स्क्वायर, अब क्योंकि इसको तार खींच रहे हैं, 4 मिलीमीटर उसका व्यास है, तो व्यास 4 मिलीमीटर है, रेडियस आपका 2 होगा, 2 का वर्ग किया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, एच मतलब ही लेंथ है, एच मतलब ही लेंथ है। इतना मैंने कवर किया। पाई पाई से कटा, 4 4 से कटा, यह 3 इसको काट दिया, तो 30। अब देखिए इसका जो प्रोडक्ट है ये हमने गलत लिखा, यहाँ पर 30 या 900 गुणे अगर 100 कर देते तो 9000 मिलीमीटर होता है। 9000 मिलीमीटर लंबा तार है। अपने को क्या करना है, इसको मीटर में, क्योंकि सारे ऑप्शन किस में बताए, मीटर में है। तो देखिए मीटर से अगर हम मिलीमीटर जाते हैं, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है, 1000 मिलीमीटर होता है। तो हमको क्या करना है, मिलीमीटर को मीटर में लाना है। तो अगर जब मिलीमीटर को मीटर में लाना तो 1000 से भाग करना होगा। 1000 से जब भाग करेंगे तो खत्म होगा, ये 9 मीटर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर। 9 मीटर इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग समझ गए होंगे, और ऐसे सवाल को क्लियर करिए। अगर आपको कंफ्यूजन किसी टॉपिक पर डाउट्स होंगे तो मुझे अपडेट करिएगा, मैं उसी हिसाब से आगे प्लानिंग करूंगा। एक फर्नीचर विक्रेता, ध्यान से देखिएगा, को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि बताएं क्या है। इसका सूत्र होता है, और मैं इसका एक दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं। जब उसने 30 कुर्सियां बेचा तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि हुई।
तो आप ये जान लो कि बेचने से पहले इंसान खरीदता है, बिना खरीदे नहीं बेचा जाता है, तभी उसे हानि लाभ डिक्लेयर होता है। हमने निवेश किया है, हम चेक करेंगे कि हमको निवेश से ज्यादा मिला, तभी तो हमको पता चलेगा कि फायदा है कि नुकसान है, नहीं तो कैसे पता चल पाएगा। 30 जब उसने बेचा तो 6 के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है, उसकी प्रतिशत हानि हमको डिक्लेयर करनी है। आइए समझते हैं, इसका सिस्टम बताते हैं आपको दो तरीके से। एक तो मैं आपको इसका एक रूल लिखवा देता हूं, ठीक है, एक रूल नोट कर लीजिएगा ऐसे ही। हाँ, यम वस्तु, ध्यान से देखिएगा, यम वस्तु बेचने पर यन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि का जो प्रतिशत होगा वो लिखिए क्या होगा, कितनी वस्तु के विक्रय मूल्य यन, तो लिखिए यन गुणे 100 करिए, बटे आप नीचे m प्लस n कर दीजिए, ये रूल होता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, यम कितना है 6 है, 6 गुणे 100 करिए, बटे आप कितना करिए 30 में 6 जोड़ दिए 36 हो गया, 6 चाह के 36 होता है, 6 2 3 6 50 बटे 3 हुआ, 16 सही 2 बटे 3% की इसको क्या होगी, हानि होगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। एक तो फार्मूला हो गया, बट फार्मूला याद रहता नहीं, ऐसे लाभ के लिए केवल और केवल यहाँ माइनस लिखना होता है, यम माइनस एन कर देते अपने आप हो जाता है लाभ का। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको करना कैसे था, उसको आपको समझना है। जैसे आप ये सोचो कि हानि कब होती है, हानि तब होती है जब क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो, यही होता है। तो हानि का मान क्या होता है बताइए, हानि का मान होता है सीपी माइनस एसपी, हानि का मान क्या होता है सीपी माइनस एसपी। अब सुनते चलिएगा, अब मुझे यहाँ पर जो हानि हुई है वो 6 के विक्रय मूल्य के बराबर हुई है, 6 के विक्रय मूल्य के बराबर। हमने क्या सौदा किया है, 30 को बेचा है, 30 को बेचने से पहले आपने 30 को खरीदा होगा, 30 का सीपी माइनस 30 का एसपी जब किया तो ही जाकर मुझे हानि हुई। विक्रय को विक्रय की तरफ करिए, 30 इधर आकर जुड़ेगा तो 36 एसपी होगा बराबर 30 सीपी होगा, 6 पंचे 30 होता है, 6 चाह के 36, मतलब 6 एसपी बराबर 5 सीपी, करेक्ट है। तो सीपी बटा एसपी करिए, इधर गया 6 बटे 5, मतलब आपने किसी सामान को 6 में खरीद कर 5 में बेचा है, 1 की हानि है, 1 की जो हानि है उसको परसेंट में लिखना है, गुणे 100 करिए बटा सीपी करिए, 2 3 6 होता है, 2 50 बार, 50 बटा 3 16 से ही 2 बटे 3% की क्या है, हानि है, ठीक है, 16 से ही 2 बटे 3% की हानि है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में पहले से ही कंफर्म हो चुका है। कंफ्यूज मत होइए, 1/3 भी लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ में आया होगा। ऐसे सवालों पर अपना फोकस बनाइए, समझिए, डाउट अगर हो तो कंफर्म हमें जरूर करिए कमेंट से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, अगला सवाल देखिएगा। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, दो अंकों की संख्या है, अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल, अब इसको करना है जैसे अगर तो हम क्या चले मेथड लगाएं, जैसे हम सोचने लगे कि हमने दो अंकों की संख्या ले लिया ए और बी, एक आई है दहाई है, इनका गुणनफल किया, ए इंटू बी किया, पता चला 36 आया। इसने कहा कि अब हम उसमें से ए बी में से 45 घटा दें तो यह नंबर बी ए बन जाए। अब ऐसे करना कोई तरीका नहीं है, ना कर पाएंगे आप, इसके लिए ऑप्शन ही बेस्ट है। अंकों का गुणनफल 36 है तो पहले ऑप्शन चेक करिए, 8 चौके 32 नहीं होगा, 7 त्रिक 21 नहीं होगा, 9 चौके 36, एक ही ऑप्शन है भाई। अंकों का गुणनफल हमने किया, अंकों का गुणनफल अपने पास कहां 36 आ रहा है, केवल सी में। अब 49 में अगर हम देखिए 49 में इसने सवाल क्या बोला है, पढ़िए अगर आप लोग ध्यान से, तो इसने हमसे यही बोला था दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, 8 चौके तो 32 हो रहा है, यहाँ पर 7 त्रिक 21 हो रहा है, 9 चौके 36 हो रहा है। इसने कहा यदि संख्या में से 45 घटा दे, अब 45 घटाने से क्या होगा बताइए, ये तो 4 ही हो जाएगा बेचारा, 4 हो जाएगा। हाँ, अगर यही 94 होता, अगर ये 94 होता तो शायद गुंजाइश बनती, देख लेते हैं फिर भी। अगर ये 94 होता, 9 चौक, अब इसमें से अगर हम 45 घटाते तो 14 से 5 9 होता, 8 से 4, तब देखिए तब भी नहीं होता, तब 49 हो जाता, हाँ तब सही हो जाता। मतलब अगर ये 94 होता तो पॉसिबल था। 49 पर देखिए कुछ लोग लगाएंगे जरूर, टिक जरूर करेंगे, लेकिन 49 से 45 घटाने पर अंक क्या बदल गए, क्या 94 हो गया, नहीं। तो इसलिए इस सवाल का उत्तर आपका ई ऑप्शन आप जो आना पड़ेगा, आपको ई ऑप्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, अगर यही लिखा होता 45 जोड़ने पर 9 5 14 4 4 8 1 9 तब हो जाता, 45 घटाने पर नहीं होगा। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए लिखा है ना, तो अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या क्या है, ये सवाल आपको कंफ्यूज कर रहा है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। कंफ्यूजन में बहुत सारे लोग इसको 49 लगा के आएंगे, जो गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा आपका उत्तर। अगले सवाल पर आइए, ये भी देखिए अलजेब्रा का बढ़िया सवाल है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इसका एक रिलेशन मैं आपको बता दूं, पहले लिख लीजिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
-3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में है और इसी के आगे देखिए ब्रैकेट कंटिन्यूड है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए, करेक्ट है ए। अब यहां से क्या है ध्यान देखिएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, a 0 है तो 0 का इसके साथ गुणा होगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस बी सी बराबर पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3abc। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है a मान, तो याद रखिएगा क्या रिलेशन मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तुरंत क्या हो जाएगा 0, सॉरी 3abc नॉट 0, ये क्या हो जाएगा भैया 3abc। इसको दिमाग में रखिएगा, ये आपको कन्फर्म। अब मुझे जो उत्तर करना है वो वैल्यू क्या है, a स्क्वायर अपान बी सी ना, b स्क्वायर अपान सी ए, ठीक, और c स्क्वायर अपान ए बी। अब मुझे इसका मान बताना निम्नलिखित में क्या होने वाला है, आई ट्राई करता हूं, ध्यान देखिएगा। आपको इसका एलसीएम लेना चाहिए, तीनों का एलसीएम लीजिए तो एबीसी मिलेगा। एबीसी में जब बीसी से काटेंगे तो ए क्यूब होगा, बीसी से सीए से काटेंगे तो बी क्यूब होगा और ऐसे सी क्यूब होगा। देखो बीसी से काटा ए क्यूब, सीए से काटा बी क्यूब और एबी से काटा सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मैंने क्या लिखा है 3abc, तो ऊपर हो गया 3abc और नीचे अपने पास एबीसी है। ये खत्म हुआ तो इसका मान कितना आया 3, तो इसका राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन होगा। 3 करेक्ट आंसर लगाएंगे आप, ठीक है, राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन होगा, एकदम सही आंसर है। इस रिलेशन को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। उसे भी हम पढ़ाते समय इसको जरूर बताते हैं हम आपको। आइए देखिए अगले सवाल को पढ़ते हैं। अब ये सवाल प्राइमरी के स्तर पे देखते हैं, फिलहाल हम लोग इंडिसेस का सवाल है, और अगर प्राइमरी पीआरटी की कोई प्रिपरेशन कर रहा है इस स्तर का पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है। जूनियर स्तर पर आप इसको ले जा सकते हैं, लेकिन ठीक है हम लोग हल करते हैं अपने स्तर पर, देखते हैं सवाल क्या कहता है। 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। देखने से समझ में आ रहा है कि वहां पर 10 है, तुलना उलना तो समझ में नहीं आ रही भाई। हाँ मैं कोशिश करता हूं अपने स्तर पर, आपको लाता हूं, देखिए सवाल समझाता हूं। 4 की पावर x प्लस 1 है, ठीक है, प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू आपको 10 दिया है, ठीक। चलिए मेरे दिमाग में कई चीजें चल रही है, जैसे मुझे एक बात पता है कि a की पावर m प्लस n क्या होता है पता है, a की पावर m इंटू a की पावर n है। दूसरी तरफ a की पावर m माइनस n क्या होता है पता है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, दोनों चीजें होती हैं। अब इनका उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर x प्लस 1 है तो हम 4 की पावर x गुणे 4 की पावर 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 4 की पावर 1 गुणे 4 की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं, और इनका उपयोग कर सकते हैं, बट इससे कुछ होगा नहीं, मैं आपको बता दूं। या तो कोई चले रख रख कर देखे, और रख रख करके देखने पर भी पावर फ्रैक्शनल होगी, उतना आसान नहीं रहेगा जस्टिफाई करना। रख रख के कर सकते हैं, लेकिन बीपीएससी में मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप रख रख के करो, आपको पूरे प्रोसेस पर जाना चाहिए। पता चला एक रखा संतुष्ट किया, उत्तर लगा दिया आपने, आप दूसरा रखो तीसरा रखो, तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करवाता हूं, देखिए सबसे पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 की पावर में यहाँ पर इसको 4 की पावर मैंने x कर दिया, गुणे 4 की पावर मैंने 1 कर दिया, प्लस यहाँ पर 4 की पावर 1 है, गुणे 4 की पावर माइनस एक्स होगा, तो उसको आप 1/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/4 की पावर x लिख सकते हैं, सही है। बराबर आपने कितना कर दिया, 10 कर दिया। कुछ यहाँ से एक सिमिलरिटी, कुछ कॉमन तो हो रहा है, जैसे 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन होने से एक फायदा होगा कि 4 की पावर x हो जाएगा, 1/4 की पावर x हो जाएगा, बराबर आपका 10 होगा। चाहे तो आप 2 दूना 4 कर दें, 2 पंचे 10 कर दें, मतलब आप यहाँ पर 4 की पावर x प्लस 1/4 की पावर x इज इक्वल टू आप 5/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आए जाते हैं। चलिए अब आगे देखता हूं, मैं कुछ और सोचता हूं, हालांकि यहाँ से काफी हद तक आप सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। देखिए ये सवाल ऐसे बन गया ना कि जैसे आपको डायरेक्ट सोच पाना, मतलब डायरेक्ट इसको जस्टिफाई करना। ये 4 की पावर x है, नीचे भी आप वैल्यू देख ही रहे हैं, तो हमने सोचा ना, लेट हमने माना कि 4 की पावर x इज इक्वल टू हम a कर दें। क्या कर दें भाई, a हमको निकालना x है, लेकिन a की मदद से करो, इसको a करिए प्लस 1/a करिए, बराबर आप इसको 5 अगर पढ़ा होगा तो ऐसे बहुत सवाल किए होंगे। यहाँ पर a एलसीएम हो जाएगा, यह a स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 5/2 लिखा ही है। क्या लिखूंगा पता है, 2 कूड़ा होगा इससे, तो 2a स्क्वायर होगा प्लस 2 होगा बराबर 5a होगा, मतलब मैं लिखूंगा 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 बराबर 0। बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसी ने हल किया तो 2 का 2 से गुणा करेगा 4 आएगा, तो इसको लिखा क्या जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस कितना लिखा जाएगा बोलिए, यहाँ पर माइनस 4a होगा माइनस a होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप ध्यान से समझिएगा, 2 दूना 4,
और 4 1 4। हमको दो ऐसे टर्म्स लेने थे जिनका जोड़ या घटाना, जैसे यहाँ पर हमको जोड़, यहाँ पर पहली चीज -5 हो जाए और उनका प्रोडक्ट कितना हो, 4 ही रहे। तो 4 1 4 होता है और 4 और 1 जोड़ने पर 5 होता है, प्लस हमने 2 बराबर 0 कर दिया। समझ रहे? 2 ये कॉमन कर लिया, a -2 हो गया, -1 कॉमन कर लिया है, a -2 हो गया। तो आपको a की दो वैल्यू, जैसे मैं इसको यहीं से यहाँ उठा के ले चलता हूँ, यहाँ से आपको बहुत क्लियर होगा। क्या होगा पता है? एक तो a -2 होगा, a -2 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में 2a -1 होगा। ठीक है, 2a -1 होगा। यहां से क्या नजर आया, बराबर 0 लिख दीजिए। तो यहां से a की वैल्यू एक बार 2 आएगी और एक बार 2a -1 बराबर 0 होगा, तो a की वैल्यू आपकी 1/2 आएगी। दो मान a के आए, बट a तो उत्तर है नहीं। उत्तर तो अपना कितना है? उत्तर तो अपना 4 की पावर x है। तो मैंने लिखा 4 की पावर x बराबर, हमने एक बार मान लिया 2, तो इसको हम 2 की पावर 2x लिख सकते हैं, बराबर 2 कर दीजिए। अब बेसिस सेम है तो पावर इक्वल कर लीजिए, तो 2x बराबर आपका 1 हो गया, तो x बराबर 1/2। एक वैल्यू देखिए आई कि नहीं? दूसरा, लेकिन अभी इसी पे मत रुक जाइएगा और देखिएगा, 4 की पावर x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर अगला मान 1/2 भी तो है, तो 4 की पावर x मतलब 2 की पावर 2x कर दीजिए, इसको 2 की पावर -1 कर दीजिए। सेम बेसिस फिर हो गए, 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2, यही मुझे लग रहा था। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी -1/2 भी आ रही है, +1/2 भी आ रही है, बट इसके लिए पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट करना पड़ेगा, समझना होगा। ये सवाल उस स्तर का है ना जो जूनियर में आपको फेस करने को मिलता है। रख करके देख लेते तो शायद, अगर रखने की कोई कैपेसिटी रखता तो जरूर कर लेता। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बाकी हम आपको बता देंगे फिर से। ठीक, चलिए देखिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। ये भी एडवांस स्तर का सवाल है, ये भी अलजेब्रा का सवाल है और अपने स्तर में ठीक ठाक लेवल बना रहा है, ऐसा कोई मतलब नॉर्मल नहीं कह सकते हैं। एक अपने पास क्यूबिक इक्वेशन है, x³ है, -3x² है, +x है, +2 है। एक बहुपद है जिसका नाम gx है, वो भी gx मतलब x के टर्म में ही है। हमको इसको विभाजित करना है, मतलब gx से इसको विभाजित करना है, और करने पर जो भागफल आएगा x² -x+1 आएगा और शेषफल -2x+4 आएगा। तो हमको gx अर्थात जो हमारा भाजक था उसकी वैल्यू बतानी है। जैसे कभी आप भाग दीजिए, सिंपल नंबर ऐसे सोचिए, मान लीजिए मैंने कहा कि हम 15 को 7 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 बार गया और 14 हुआ, एक शेषफल। नियम क्या था? 15 भाज्य है, 7 भाजक है, 2 भागफल है और 1 शेषफल है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है, यही नियम काम करता है। इसको भी उसी टाइप से जनरेट करिए। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर x³ -3x² +x+2, ये आपका भाज्य है। इसको भाग देना है एक भाजक से जिसका नाम है gx। भागफल आ रहा है अपना x², भागफल देखिएगा सभी लोग ध्यान से, x² -x+1 दिया है और शेषफल अपना कितना बन रहा है, देखिए -2x+4 है, -2x+4 है। नियम क्या है? भाज्य। भाज्य कितना है? x³ -3x² +2x+2 दिया है, करेक्ट है। x³ -3x² +x+2 दिया है, ये हमारा भाज्य है। बराबर भाजक कितना है? gx है। भागफल कितना है? भाजफल कितना है? देखिए भागफल x² -x+1 है, प्लस रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपके पास -2x+4 है, -2x प्लस कितना है? 4 है। अब आपको देखिए कैसे करना है इस सवाल को, इसका सिस्टम समझने की कोशिश करिएगा। आपको क्या करना चाहिए नियम के हिसाब से, भाई हमको इसकी वैल्यू पता करनी है। इसके लिए सबसे पहले इसको इधर ही ट्रांसफर कर देना चाहिए, जो हमारा शेषफल है उसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर होगा तो -2x+4 है, तो -2x उधर जाएगा तो +2x हो जाएगा। मतलब इसको लिखिए पहले, x³ -3x² प्लस x है +2 है, जब ये माइनस इधर आएगा तो +2x हो जाएगा और आपका +4 इधर आके -4 हो जाएगा। बराबर आपके पास gx ही है और साथ साथ x² -x+1 बचा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हल कर डालें तो कितना होगा, x³ -3x², समझ रहे हैं, और 2x और x +3x हो जाएगा, -2 हो जाएगा आपके सामने, और बराबर ये आपका gx गुणे कितना हो जाएगा, x² -x+1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जब इसके आगे हम कंटिन्यू सोच रहे हैं तो मुझे कोई फैक्टराइजेशन दिख नहीं रहा। आप देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये वैल्यू किसी तरह से फैक्टराइज नहीं हो रही है, ये वैल्यू भी फैक्टराइज नहीं हो रही है कि फैक्टर्स से हम समझ पाए। तो इसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन पढ़े, हम लोग 7th 8th क्लास में पढ़े अलजेब्रा में, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं सुनिएगा भाई। हमको सीधी सी बात है, इससे भाग देना है। जो भाग जिसमें दिया जा रहा हो कौन है, देखिए थोड़ा सा इसको थोड़ा ट्राई करते हैं हम लोग, कुछ और नई चीजें भी सीखने की कोशिश करते हैं। x³ है, -3x² है, ठीक है, प्लस कितना है 3x है, -2 है, और भाग देने वाला नंबर कौन है, देखिए
एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस 1 है। देखिए हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, हम किससे गुणा कर दे एक्स क्यूब हो जाए, हम लोग एक्स से गुणा कर दे एक्स क्यूब हो जाएगा, करिए एक्स क्यूब हो गया, माइनस इससे करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बस, और आगे देखिए इससे साथ करते हैं तो प्लस एक्स हो गया, ये खत्म हो गया, देखिए माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस से कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा माइनस कितना 2x स्क्वायर बाई माइनस 3x है प्लस एक्स है, और यहाँ पर 3x से x निकलेगा तो कितना प्लस 2x होगा, माइनस 2 होगा। अब किससे गुणा कर दे पता है, अब हम माइनस 2 से गुणा कर दे, माइनस 2 से करिए, देखिए माइनस 2x स्क्वायर होगा, माइनस 2x होगा, माइनस 2 होगा, करेक्ट है। अब देखिए इससे सॉरी ये प्लस होगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये देखिए सब आपस में खत्म हो जाएंगे, सीधी सी बात है x माइनस 2 आया जो कि पहले ही ऑप्शन में है। अब या तो इतनी हमारी कैपेसिटी हो x माइनस 2 का हम इससे गुणा कर ले पहले से ही, और इसमें इतना जोड़ करके देख लें, अगर जो बराबर कर दे वही उत्तर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका हल किया, जो हमने पूरा प्रोसेस था आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर से एक बार समझिएगा, ये पूरा लॉन्ग ये प्रोसेस आप समझ रहे डिवीजन का, मैंने क्या किया उसी आधार पर जाकर इसकी वैल्यू के लिए समीकरण बनाया। ये चीज तभी अच्छा, एकदम अगर कोई फैक्टराइजेशन डायरेक्ट सेट हो जाता तो हम लोग तुरंत भाग दे करके फैक्टर सेट कर लेते, बट ये पॉसिबल नहीं दिख रहा था, कोई फैक्टर्स ऐसे डायरेक्ट सेट नहीं हो पा रहा, तो लॉन्ग डिवीजन से हमने परफॉर्म किया और डायरेक्टली आंसर आ गया x माइनस 2 होगा। x माइनस 2 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, पुट करके भी देखा जा सकता था, जैसे यहां से हम सोच सकते थे कुछ पॉसिबिलिटी बन जाती, तो x माइनस 2 पहला ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। अगले सवाल पर आइए, 8वां देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक खिलौना है एक शंकु के आकार का है, कौन समझते हैं, सब एडवांस देखिए भर भर के दिया है, जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, खिलौने का आयतन पूछ रहा है। देखिए हम बना के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे है, कह रहा है एक यह क्या है, एक अर्धगोले पर चढ़ा है, ये अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला पहले था उसी पे इस खिलौने को सेट कर दिया गया है। कहा है कि एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास के वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा, 7 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो निश्चित तौर पर 3.5 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी रेडियस होगी, करेक्ट है। खिलौने की कुल ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो हमको दिया है वो दिया कितना 14.5। इसमें एक बात समझ लीजिएगा, ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक 3.5 ही होगा, कैसे बोलिए, क्योंकि वो रेडियस ही होता है, तो अगर ये 3.5 है तो ये हिस्सा आप बता सकते हैं। हम लोगों से क्या पूछा है, पूरे खिलौने का आयतन, दरअसल खिलौना 2 हिस्सों में बट गया, एक तो अर्धगोला हो गया और दूसरा शंकु हो गया, ठीक है। शंकु की हाइट आप देख लो कितनी है भाई, 3.5 इसमें से निकाल दीजिए तो यह आपका 11 हो जाएगा ना, 11 3 14, 11 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, हाँ 11 सेंटीमीटर ही हो गया। अब हम लोग को जैसे आंसर करना है, मान लीजिए हमें शंकु का आयतन पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। आर बेसिकली दोनों में सेम है, इसलिए हमको एक साथ रखना अच्छा है, ठीक है। हम अगर जैसे क्या कर दें 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर दें, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब है अपने पास, हम एक काम करें 1/3 पाई आर, आर की जगह पर 3.5 है, हम पहले आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो एच प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यों एच क्यों होगा, सही है एच तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर प्लस 1/3 निकला है, 2 बचेगा, 2 इंटू आर हो जाएगा, सही है इतना, यस, क्योंकि आर क्यूब से एक आर तो आर स्क्वायर निकल ही चुका है। 1/3 पाई रखिए, पाई का मान यूज में लाना है हम लोग को, 22/7 करना है, कर दिया मैंने। आर की जगह पर मैं 3.5 गुणे 3.5 करूंगा, ये भी सही। एच की जगह पर मैंने 11 लिखा है, प्लस यहाँ पर 2 गुणे 3.5 करिए, 2 गुणे 3.5 करिए तो 7 हो जाएगा, तो 11 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 3 से देखिए सीधा सीधा 18 चला जाएगा, 3 छंगे 18 6 होता है। 7 से इसको डिवाइड करिए 7.5 हो जाएगा, इसका इससे गुणा करें 11 होगा, 11 गुणे 3.5 है, गुणे आपका 6 है, गुणा करिए पहले, 11 को रहने दीजिए, 6 पंचे 30, 6 3 18, 6 पंचे 30, 6 3 18 3 21 हो जाएगा, ठीक है। 6 पंचे 30, शून्य हासिल 3, 6 3 18 3 21, सब गुणा करिए 11 के 11, 11 दूना 22 1 23, तो 231 आ रहा है जो आपके सामने पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। इस पूरे शंकु का आयतन आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आया। फिगर अगर सही से बन गया, फार्मूला अगर सही से क्लियर है और कैलकुलेशन सही से गठन कर लिया तो सवाल आपको कभी गलत होता नहीं नजर आएगा, तो इसलिए इसकी क्लियरिटी रखिएगा, सवाल आपका कंफर्म होता है। अगला देखिएगा, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं, क्लब है कोई, अब वहां पर अलग अलग गेम होते हैं, तंबोला होता है, रमी होता है,
320 रमी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं, टोटल सदस्यों की संख्या। प्योर सवाल आपका मिड डायग्राम पर बन रहा है, देखिए कैसे बनेगा। एक खेल है तंबोला और एक खेल है रम्बी। एक तंबोला है, दूसरा क्या है, रम्बी है। कह रहा है सवाल पढ़िएगा, 320 रमी में भाग लेते हैं, या 350 इसका लिख देता हूं पहले, 350 तंबोला में, 320 रमी में, ठीक है, और 220 दोनों में। अब कितने भाग लेते हैं इसको निकालना है। मैं आपसे अगर पूछता तो केवल तंबोला में भाग लेने वाले 0, 5 से 2 3 होता है, 3 से 2 1। केवल रमी में भाग लेने वाले 0 0 और 1 हो गया। अब यही लोग हैं जो भाग लेते हैं गेम में। जोड़िए, 100 200 300 एक 400, 450 आ गया। कितना है, 450। 450 ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम में पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। आपसे नंबर सी इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। अगर आपसे पूछता केवल तंबोला में भाग लेने वाले 130, केवल रम्मी में भाग लेने वाले 100, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे वो सदस्य जो केवल एक ही गेम में भाग लेते हैं उनकी संख्या देखिए ये दोनों हो जाएगी। ऐसे बहुत कंडीशंस आती है। वेन डायग्राम की अच्छी एनालिसिस हमारे लिए मस्ट है, समझनी जरूरी है। 2 वर्ष पहले, सवाल पढ़िएगा, 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में व्युत्क्रम, 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। एक ही वर्तमान आयु हमको बतानी है। सवाल कहता है कि जो एक ही 2 वर्ष पहले जो एक ही आयु थी उसका व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के फिर व्युत्क्रम का जो योग है 2/3 है। बढ़िया। तो भाई सवाल देखो कैसे बना। ये हम वर्तमान में जीते हैं भाई, बिहार का पेपर है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है पेपर के पैटर्न को मत सोचिए पीआरटी है। पीआरटी तो ठीक है, लेकिन स्तरीय सवाल रहते हैं कंफ्यूजन वाले। 2 साल पहले, 2 साल पहले हम 2 घटा देते हैं, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व हमने लिख दिया यहाँ पर और 2 वर्ष बाद लिख दिया। 2 वर्ष बाद सवाल क्या कहता है, 2 वर्ष पहले एक ही आयु का व्युत्क्रम, 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। अगर उसकी उम्र a है तो 2 साल पहले बेचारा a-2 था और बाद में a+2 होगा। सही है ना इतना। इसका व्युत्क्रम करिए 1/a-2 होगा और इसका व्युत्क्रम करिए 1/a+2 होगा ना। दोनों को जोड़िए, जोड़ करके किसके बराबर करिए, जोड़ करके 3 2/3 के बराबर लिखा मैंने। 1/a-2 प्लस 1/a+2 बराबर कितना बताएं, 2/3। सही है। इसको उधर ले जाइए, a+2 है प्लस a-2 है, बटा कितना हो जाएगा, a² - 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a-2 a+2 a² - b² होता है। 2/3 कर दीजिए, a से खत्म ही हो जाएगा, ऊपर 2a हो गया, नीचे आपका a² - 4 है, बराबर हमने 2/3 कर दिया। अभी द्विघात समीकरण की एक कहानी बनी थी, फिर देखिए बन रही है। बहुत स्टैंडर्ड इस सब चीजों को पढ़ना होता है। 3 दूना 6a बना, बराबर आपका 2a² हुआ, -2 चौके 8 हुआ। पूरा द्विघात समीकरण देखिए फिर से डेवलप हो गया। मैं आपको इसको भी करके समझाता हूँ, देखिए कैसे करना चाहिए हम लोगों को सवाल को हल करते समय। इसको लिखूंगा मैं 2a² -6a होगा -8 होगा, बराबर 0 कर दीजिए। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 10 छंगे 60, ठीक है, 10 छंगे 60, 10 से 16, 8 दूना 16। हमको ऐसे करना है कि जिससे कि टर्म जो ऐसे बने ना, जिनका जो प्रोडक्ट आए वो तो 16 आए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर उनका जोड़ या घटाव कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो ऐसे टर्म आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए। 8 दूना 16 में 8 और 2 ही लिखूं और 8 में से 2 घटता है तो 6 हो जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2a² माइनस इसको 8a कर दीजिए प्लस a कर दीजिए, -8 बराबर 0 कर देते हैं। 2a कॉमन कर लिया तो a-8 हो गया, प्लस 1 कॉमन कर लिया, a-8 हो गया। तो a-8 कर देते हैं और यहाँ पर 2a + 1 कर देते, उसकी जरूरत नहीं बनेगी। a बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सवाल पूछा a की वर्तमान उम्र बताइए क्या होगी। देखिए क्या करेंगे, जैसे 2a कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा, a-4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से अगर हम लोग इसको देखते हैं, जैसे इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर कितना हो रहा है, जैसे पूरे सवाल की बात अगर हम लोग करते हैं, देखिए एक बार थोड़ा सा फिर से इसको समझ लीजिएगा जो मैंने लिखा है। क्या लिखा है पढ़िएगा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भैया, हम लिख सकते हैं 2a², देखो यहां से ले रहे हैं। आइए देखिए द्विघात समीकरण तो फिर बन गया। अब द्विघात समीकरण हम लोग बनाते हैं, देखिए क्या होगा, 2a² जो वहां पर लिखा है आप ट्राई करिए। अब a उधर जाएगा 6a होगा और o उधर ही रहेगा तो -8 होगा, बराबर 0। करेक्ट, द्विघात समीकरण बन गया। हम क्या करें, 8 दूना 16। हम ऐसा टर्म सोचें
जो कि प्रोडक्ट होकर 16 हो, जोड़ घटाओ 6 हो। तो 8 दूना 16, 8 में से 2 घटेगा 6 होगा। लिखा मैंने 2a स्क्वायर माइनस इसको कितना कर दिया मैंने लिखा 8a प्लस 2a। देखिए 8 दूना 16 और 8 में से 2 घटा 6, माइनस 8 बराबर 0। 2a हमने कॉमन कर लिया तो a माइनस 4 हो गया, प्लस यहां से 2 कॉमन कर लिया, a माइनस 4 हो गया, बराबर 0 हो गया। a माइनस 4 एक ब्रैकेट में होगा और 2a प्लस 2 एक ब्रैकेट में होगा। देखिए यहां से कोई मतलब निकलेगा नहीं, इससे यहीं से निकलेगा। a बराबर आपको 4 लेना होगा। a बराबर 4 ही उसकी वर्तमान उम्र है जो ऑप्शन नंबर सी में है। रख करके भी चेक कर लीजिए क्या सही कर रहे हैं, और ऑप्शन से शुरू में ही कर लेते तो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। a बराबर हमने 4 ले लिया। 4 से 2 साल पहले तो 2 रहा होगा, 2 साल बाद 6 रहा होगा। 1/2 प्लस 1/6 करके देखिए, तो 6 और 2 मिलकर के कितना होता है, 6 और 2 मिलकर के 8 होगा। 8 और बटे 6 दूना 12, तो 4 दूना 8 होता है, 4 तिया 12, तो एकदम सही हो जाएगा। उसी हिसाब से देखिए 2/3 उनके व्युत्क्रमों का बन भी रहा है। ऑप्शन से शुरू से भी जा सकते थे, अगर हम लोग ऑप्शन में रख रख करके देखते तो शायद तब भी गुंजाइश थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। जैसे कैसे, अगर हम वर्तमान 5 मानते, ठीक है, वर्तमान कितना मानते 5, तो 2 साल पहले कितना होता 3, 1/3 होता, 2 साल बाद 1/7 होता, 7 3 10/21, तो 2/3 नहीं बनता। ऐसे 7 में भी नहीं बनता, केवल 4 में बनता, जो मैंने बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इस सवाल का राइट सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय, जो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, इसका एक अनूठा हल, अनूठा मतलब यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन, देखिए जब कभी मैं आपको एक कंडीशन बता दूं, जब कभी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, ठीक है, ऐसे में फॉर यूनिक सोल्यूशन, ध्यान रखिएगा, फॉर यूनिक सोल्यूशन मतलब अद्वितीय हल के लिए, अनूठा हल के लिए, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा। तो हम लोग समीकरण जो देख रहे हो कितना है, x माइनस के वाई बराबर 2 है, और दूसरा बताइए 3x प्लस 2y बराबर कितना है बताएं, -5 है। हमको उधर जाने की जरूरत नहीं है, इसे कंफर्म हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, x का गुणांक 1 है बटा 3 करिए, और यहां पर इज नॉट इक्वल टू रखिएगा, -k अपान 2 करिए, ठीक है। तो ये वैल्यू उधर जाएगी तो ये हो जाएगा मतलब अगर हम k का मान यहां सोचे तो -k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इट नॉट इक्वल टू 2/3, इसका कहना है कि k के किस मान के लिए, तो 2/3 को छोड़ करके, 2/3 को, जैसे अगर हम k का मान देखिए यहां पर क्या कर दें, k इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो इसने कहा अगर k का मान, जैसे यहाँ का सिस्टम क्या होता है कि दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, इसका मतलब अगर k का मान -2/3 आएगा, -2/3 नहीं हो, मतलब यहाँ पर ऐसे सिस्टम समझा करिए, जैसे एक तो पूछता है k के किस मान के लिए और k के किस मान के लिए नहीं। अगर इनका कहना है कि हम k की जगह पर -2/3 रखेंगे, तभी ये परिस्थिति आएगी दोनों बराबर नहीं होंगे, और बराबर नहीं होंगे तो इसका कोई यूनिट सोल्यूशन ही रहेगा, बराबर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको बराबर ही चाहिए, और बराबर नहीं चाहिए, और बराबर नहीं चाहिए के लिए k का मान कितना होना चाहिए, -2/3। तो मुझे अगर इसका उत्तर देना है तो हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, -2/3 लगाएंगे। यही तो सिस्टम ही है, हमको तो नॉट इक्वल चाहिए ही, नॉट इक्वल के लिए हमारे पास साफ साफ होगा कि -2/3 होना चाहिए। k इज नॉट इक्वल टू -2/3 हो तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। आप लोग इसकी जगह पर इसको समझ सकते हैं, जैसे -2/3 हम इसकी जगह पुट करेंगे, यह इक्वल रहेगा नहीं, k के बराबर नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो यह यूनिक सोल्यूशन दे देगा आपको, ठीक है, अनूठा हल दे देगा। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण बताना है। आइए ट्राई करते हैं। देखिए ये सर्कल है, इसका सेंटर है, ठीक है, इस पे सरफेस पर 2 बिंदु हैं, एक ए है दूसरा कौन है, बी है। यहां से यहां दोनों मिला दीजिए तो रेडियस है 14 AB है, 14 AB है। इस सेक्टर त्रिज्यखंड का कोण है, और हमको इस सरफेस का एरिया दे रखा है। मैं इसके एरिया के बारे में आपको बता दूं, इसका एरिया होता क्या है। इसका एरिया होता है, सबसे पहले कोण सोचिए कितना है, थीटा, और पूरा कोण कितना होता है 360, लिखा गुणे, अब पूरा एरिया कितना होता है πr²। दरअसल हमें सोचते हैं यह भाग हमारे इस पूरे सर्कल का कितना भाग है, तो पूरा सर्कल तो πr² है, लेकिन यह कोण अपना थीटा ही है। अच्छा एरिया कितना दिया है, 102.7, थीटा रखिए बटा 360 करिए, गुणे पाई की जगह पर 22/7 रखिए, करेक्ट है 22/7, और r², r का मतलब 14 का वर्ग कर दीजिए।
अब यहीं से थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। आइए ट्राई कर लेते हैं। दशमलव हटा दें, एक जीरो यहाँ पर अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ खत्म होगा 7, मुझे जहां तक लगता है यहाँ से यहाँ तक अगर इसको हम काटने की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, तभी ये चीजें सेट हो पाएंगी। जैसे 7 दूना 14, 7 से स्क्वायर 7 एक के साथ 3 2, 7 चौके 28 ना, 7 चौके 28। और यहाँ पर कितना देखिए ट्राई करते हैं, चलिए ये कितना था 102.7 है, क्या 7 से कट रहा है, चेक करिए। 17 छक्के 7 से 7 एक के साथ 3 2, 7 चौके 28, 4 32, 4 7 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, ऐसे डायरेक्टली नहीं काटिए। इसके साथ मैं आपको क्लियर करता हूं, देखिए कितना आने वाला है, समझिएगा। जो खत्म हो सके उसको खत्म करिए तो और चीजें सेट हो जाए। 7 दूना 14 होता है, ठीक है, 7 दूना 14 होता है। और कुछ देखिए जो कट सके काट दीजिए, जैसे इसका एक जीरो इसको खत्म कर देगा, इससे मतलब ही खत्म हो जाएगा। और कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने सब चीजें कंफर्म रखी है। त्रिज्या हमने 14 सेंटीमीटर रखा है, त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल रखा है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण पूछ रहा है, मतलब हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन में सही जा रहे हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं, बस केवल ये कैलकुलेट हो जाए, लगभग में भी आंसर आ जाए तो हम लोग एग्जैक्टली बता सके। ठीक है, चलिए देखिए 2 से इसको काट दे, 18 हो गया। ठीक है, और 2 9 18 होता है, और यहाँ पर 2 11 बार होगा। एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आ रहा है। देखिए कैलकुलेट करके तो आप भी समझ गए होंगे कि एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिलेगा। अब एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा तो हम क्या गुंजाइश ले सकते हैं, मैंने लगभग लगभग सब काट दिया है, कुछ बचा नहीं है। अब 9 का गुणा इससे करना है। देखिए हम लोग यहाँ पर थीटा का मान निकालने जा रहे हैं, तो थीटा बराबर देखिए होगा क्या, 1027 है दिख रहा है, गुणे 9 है, ठीक है, गुणे 9 है, 11 गुणे 14 है। इतनी चीजें हमारे पास है ना, 7 से कट रहा, नहीं कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पर देखो एक डाउट होता है कि ऑप्शन सारे नियर मतलब एग्जैक्ट आंसर दिए हैं और इनमें से कोई नहीं भी दिया है, तो हमसे लगभग भी पूछा भी नहीं है। अगर हमसे ये लिखा हो कि लगभग कितना हो तो हम शायद उस पर जाएं, लगभग पर। हालांकि लगभग मैं आपको पहुंचा देता हूं, लेकिन अगर इसका आंसर सही सोचना चाहिए तो सही में इसका ई हो जाना चाहिए, क्योंकि कटेगा तो है ही नहीं। ट्राई करते हैं, फिलहाल देखिए कितना होता है। यहाँ पर 9 सते 63 होगा, ठीक है, 9 सते 63, और 9 दूना 18, 6 24 होगा, शून्य हो गया, 2 हो गया, और 9 इक्के 9 हो गया, इतना हो गया। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 11 चौके 44 होता है, 11 इक्के 11 4 15, 154 से करना है। 11 चौके 44, ठीक है, 154 से जब इसको हमने भाग किया, देखिए कितना जा रहा है, ये है 9243, और भाग किससे कर रहे हैं, 154 से। 154 देखिए कितना बार जाएगा, 5 बार, 15 पचे 75, 15 छक्के 5 बार जा रहा है, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 2 27 के साथ हासिल 2, 5 एक के 5 2 7, ठीक है, 4 हो गया, 12 से 7 5 हो गया, और 8 से 7 1 3 कर दिया। तो ये लगभग 9 के आसपास जा रहा है। देखिए 9 चौके 36, 9 पचे 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 9 के 9 4 13, देखिए 59 दशमलव समथिंग हो रहा है। तो नियरर तो पहुंच ही गया 60 डिग्री के। अगर कहीं लिखा होता कि लगभग मान तो हम 60 डिग्री आंसर कर देते, पर लिखा नहीं, तो मुझे तो इस पर ई पे जाना चाहिए और ई को ही मानना भी चाहिए। ये तभी जब वहां लिखा हो सवाल में कि हाँ लगभग उत्तर बता दे, तब तो हम 60 डिग्री को माने, नहीं तो हम ई की तरफ जाना हमारे लिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो आप लोग अपने हिसाब से बताइए क्या आंसर सही हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर का सिलेक्शन भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर देखिए क्या कहता है, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज तिमाही ज्ञात हो। ध्यान समझिएगा, जब ब्याज तिमाही ज्ञात होता है तो हर 3-3 महीने पर ब्याज होता है। जब ब्याज तिमाही ज्ञात होता है तो दो चीजें करनी चाहिए, एक तो दर को 1/4 कर देना चाहिए और समय का 4 गुना कर देना चाहिए। यही आपको ध्यान रखना है, बाकी सब सेट हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रोसेस कंफर्म होना चाहिए। अब दर जैसे 16% थी, तो 16% को हम 4 से भाग करेंगे तो इसको हम 4 ही % मानेंगे। और समय जो था आपका 9 महीना था, 9 महीने का मतलब 9/12 कर दीजिए, 3 तिया 9 होता है, 3 चौके 12 है, 3/4 गुणे 4 कर दें, 4 से 4 खत्म हो गया। ये 3 वर्ष मानिए, पीरियड मानिए इसको। अब हम इसको करना क्या है, हमको निकालना है क्या, ब्याज। कैसे करेंगे, प्रिंसिपल किया, ए अमाउंट किया, 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25 मैंने लिखा, 25 से 1 बढ़कर 26 होता है, 25 से 1 बढ़कर 26 होता है, ठीक है, और 25 से 1 बढ़कर 26 होता है। या तो आप फार्मूला लगा दें, या तो इसका रेशियो प्रोसेस होता है। अगर आपने रेशियो पढ़ा होगा तो रेशियो होता 3-3 और 1 का अनुपात होता है, 3-1 का अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 4% का मान निकाल दिया, दर का मान जो 1/25 है। अगर मूलधन अपने पास 15,625 है और है भी दिख रहा है और साफ साफ बर्बल हो भी जाएगा, तो इसका 1/25 कर दीजिए, 25 से डिवाइड करिए, 625 आएगा, 625 हुआ। फिर 1/25 कर दीजिए,
ये 25 आ जाएगा, फिर 1/25 कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो इसका इससे गुणा करिए, 3 पचे 15, 3 दूना 6 7, ठीक है, 3 छंगे 18, 1875 हो गया। इसका गुणा करिए 75 होगा और इसका गुणा करिए 25 होगा। इस 100 होगा 1975। यहाँ पर अगर जोड़िए टोटल देखिए 75 और 25 मिलकर 100 क्या होता है 100। 3 पचे 15, 3 दूना 1 6 7 और 3 छंगे 18, सही है। 75 25 100 होता है, अगर हम इसको जोड़ते हैं 100 को तो 1975 आता है। तो 1975 इसकी चक्रवृद्धि ब्याज होनी चाहिए 3 साल में। हम लोगों ने देखिए ट्राई जैसे किया, मुझे जैसे इससे और कर लेना चाहिए कि अगर हमारे पास 25 का गुणा 25 से हो रहा है तो 625 है, करेक्ट है। और 625 का फिर 25 से हो रहा है, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 50 12 62 की 2 हासिल 6, 25 छक्के 150, 156। एकदम देखिए प्रिंसिपल के बराबर हो गया कि नहीं। अब हमको यहां से देखिए 26 का क्यूब भी है अपने पास, तो 26 का क्यूब निकालना होगा और 26 के क्यूब से हम अमाउंट डिक्लेयर कर पाएंगे और उससे कंफर्म कर पाएंगे कि कितना हमारा ब्याज बन पाएगा। या तो हम 26 के क्यूब से सीधा सीधा हम कैलकुलेट कर सकते थे, तब भी अपना आंसर सेट हो जाता। अब देखिए तो कैसे बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 26 का क्यूब, ध्यान से देखिए सवाल ये सब स्टैंडर्ड थे उस समय। तो अगर शुरुआत के पेपर की बात किया, शुरुआत पेपर अपने स्तर का था, जब हम लोगों ने जो है पीटीआरई 1.0 देखा था तो उस स्तर पे पेपर काफी स्तरीय आया हुआ था ना। तो ये 17,000, जैसे अगर आप इसकी बात करो तो 17,000 कितना है बताइए, 576 है। इन दोनों का अगर डिफरेंस कर दीजिए, जैसे इसमें से हमने 15,625 घटा दिया, 15,625 घटा दिया तो 1951 आया। कितना आ रहा है 1951। इसका मतलब ये है कि 1951 होगा। क्यों होगा बताइए, क्योंकि यही प्रिंसिपल था और यही वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए कुछ मिसिंग हुआ है, तभी ये वैल्यू मैच नहीं करी है। दरअसल ये रेशियो होता है, रेशियो में 3 साल का जब अनुपात हम निकालते हैं तो 3 3 1 का रेशियो बनाते हैं। 25 से इसको डिवाइड किया 625 आया, 625 को फिर 25 से डिवाइड किया 25 आया, 25 को फिर 25 से डिवाइड किया 1 आया, करेक्ट है। इसका गुणा किया 3 पचे 15, 3 दूना 6 7, 3 छंगे 18, सही है। 25 तिया 75 और यहाँ कितना होगा, जो हम लोगों ने 25 लिखा था दरअसल था यहाँ पर 1 होना चाहिए, करेक्ट है। इससे क्या होता है देखिए ब्याज डिक्लेयर हो जाता है। जोड़िए कितना होगा 76 जोड़ना होगा इसमें, तो 6 5 11 हो जाता, देखिए तो 76 ही हो गया ना दोनों जुड़ करके। 6 5 11, 7 7 14 1 15, ये आपका 8 1 9, 1951 होगा। इसीलिए मैं वहां पर फिर से किया, जबकि हमें ऐसे डाउट हो रहा था कि हम कुछ मिस कर रहे हैं और ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं, लेकिन सवाल अपने स्तर पे बढ़िया सवाल माने जाते हैं। दोनों मेथड मैंने बता दिए। ए रेशियो हम लोग पढ़ते हैं उस समय जब हम आपको कोर्स पढ़ाते हैं, तो उस समय हमको 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, इन सब का रेशियो लिखवा देते हैं। 2 साल का 2:1 लिखवा देते हैं, 3 पर 3 3 1 लिखवा देते हैं, 4 पर 4 6 4 1 लिखवा देते हैं। इससे क्लियर हो जाता है। अगले सवाल बनाइए। सवाल क्या कहता है, यदि समीकरण 3k(x² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 है तो k का मान बताना है। द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके मूलों का, अगर मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल भी जान लीजिए माइनस b बाई ए होता है, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है। तो अगर हमारे पास ये द्विघात समीकरण है, देख पा रहे हैं आप लोग, तो ये आपका पूरा मान c है, ठीक है। x का गुणांक b होता है और x² का गुणांक a होता है, ठीक है। अब इससे हमको क्या करना चाहिए, हमको जैसे कहा है मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा हमने कहा ना c बाई ए होगा, ठीक। तो चलिए c का मान क्या है, k प्लस 8 है, k प्लस 8 है। a का मान कितना है 3k है और गुणनफल कितना रखा है 3 रखा है। देखिए तो हम लिख देते हैं k प्लस 8 कर दिया और बराबर 9k कर दिया। इसको इधर कर दी तो 8k हो जाएगा, बराबर आपका 8 हो जाएगा, तो k बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, ठीक। समझ में आ रही होगी बातें। जहां पर देखिए सवाल का नेचर है भाई उस स्तर का है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इसके लिए मुझे डीपली फिर से पढ़ने की जरूरत है या नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप खुद रिकॉग्नाइज करेंगे। सोचिए लॉग भी पूछा था, लॉग अगर जिसने पढ़ा है वही कर पाएगा ना। 32 है और यहाँ पर √2 है, इसका मान पूछा है। सोचिए ये लॉग के कुछ नियम आपको पता हो, बेस चाहे जो लगा हो, जैसे हमने लिखा है लॉग 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अभी बेस ऐसे रहने दीजिए, बेस में कोई चेंज मत करिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अगर कभी लॉग है a की पावर m है और यहाँ बेस अगर सपोज करिए b है, ये x है जो भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं m log b टू द बेस a। यही सेम होगा 5, यहाँ पर इसका सेंस क्या बना 5 log 2 टू द बेस √2। और सुनिए एक बात और बता देता हूं मैं आपको, वो जान लीजिएगा।
log कभी भी अगर a टू द बेस a है तो बराबर 1 हो जाता है। यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 रहने दीजिए जैसे लिखा हुआ है, 5 रहने देते हैं। इसको लिखिए log, इसको 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर, बोलिए सही है? हाँ, यहाँ पे रहने दीजिए, फिर 2 चला जाएगा, 2 पंचे 10 log √2 टू द बेस √2 है, तो यह मान तो एक ही हो गया ना, तो मतलब 10 गुणे 1 होगा, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी ऑप्शन, इसका मान आपका 10 हो जाएगा करेक्ट आंसर। log √2 टू द बेस √2, तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो गई और आपके सामने 5 दूना 10 हो गया। इसको पढ़िए 16 नंबर सवाल क्या कहता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई जो है, ऐसे समकोण त्रिभुज बना लीजिए। दो चीजें हैं, ऊंचाई a है, आधार से 6, आधार अगर आपका b है तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई b-6 है, करेक्ट है। यदि अतिभुज कर्ण, कर्ण यहाँ पर दे रखा है √218, ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में क्या होंगी? ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम फार्मूले की बात करें, पाइथागोरस का नियम क्या कहता है सुनिए, देखिए सोचिए, फिर एक दो याद बना। पाइथागोरस कहता है अगर इसको बेस कह रहे हैं और इसे हाइट कह रहे हैं, ठीक है, ऊंचाई लंब कह रहे हैं और इसे कर्ण कह रहे हैं, तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर आप चाहो तो लिखो b का स्क्वायर प्लस b-6 का स्क्वायर, b-6 का स्क्वायर बराबर √18 का, √218 का स्क्वायर करेंगे 218 होगा। इसको हल करिए, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 छंगे 12b बराबर 218 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 218। तो इसका अगर द्विघात समीकरण की तरह सोल्यूशन करिए, 2b स्क्वायर, हम इतना करवाएं इसलिए इसको करवा रहे 12b, ठीक है, यहाँ पर ये आके घटेगा 36 218 से, तो ये माइनस होगा, 8 से 6 2 होता है, 11 से 3 8 होता है, 182 कर दिया, बराबर 0 होगा। एक बार चाहे तो काट सकते हैं, b स्क्वायर होगा माइनस 6b होगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 छंगे 12, 2 9 18, 2 1 के 2, 13 से 91, 13 7 निकलेगा 6 आएगा, तो b स्क्वायर होगा माइनस इसको 13 b कर सकते हैं प्लस 7 b कर सकते हैं, माइनस 91 बराबर 0 होगा। तो b अगर कॉमन कर ले तो b-13 हो गया, प्लस 7 कॉमन कर लिया, b-13 हो गया बराबर 0। तो b का मान एक तो 13 आ जाएगा, दूसरा b का मान -7 तो ले नहीं सकते, तो एक तो हमने इसको ले लिया 13, इसको ले लिया कितना बताएं, b का मान हमने 13 ले लिया, 13 से 6 निकालिए 7 हो गया, 13 से 6 निकालिए 7 हो गया, 13 का वर्ग होता है 169 और 7 का वर्ग होता है 49, 9 4 9 9 18, 6 4 10 1 11, 1 1 2 218। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, ठीक है, ऑप्शन कोई है नहीं, इसलिए ई ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। यही सब कंफ्यूजन इसके बनते हैं जो आप लोगों को अभी यही कोई सोचे चले ऑप्शन ट्राई करना शुरू कर दे। 5 6 11 सही है, 9 6 15 सही है, 10 6 16 सही है, 5 का वर्ग 25, 11 का 121 नहीं होगा, 9 का वर्ग 81, 15 का 225 बहुत ऊपर चला जाएगा, 10 का वर्ग 100, 16 का 256 बहुत ऊपर चला जाएगा, तो इनमें से किसी की गुंजाइश नहीं है, ई ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन होगा। और जो वैल्यू मैंने निकाल करके दिया वही आंसर होगा, एक 13 होगा तो दूसरा 6 घटा दे 7 होगा, 13 का वर्ग 7 का वर्ग करिए तो 218 आ रहा है, रूट के अंदर रख दीजिए तो वही कर्ण हो जाएगा। सही उत्तर आपके सामने है और यही आज के सेशन का अंतिम सवाल, मतलब इस शिफ्ट का जो आप पेपर दिए थे टीआरई 1.0 में, उसी के शिफ्ट का, पहले शिफ्ट का कंप्लीट सोल्यूशन है। विश्वास मानिए आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइएगा, कैसा लगा सेशन ये भी बताइएगा, प्रयास कैसा लगा ये भी बताइएगा। आपके कमेंट्स बहुत मूल्यवान होते हैं, कमेंट्स ही हमें मतलब मोटिवेट करते हैं आगे करने के लिए, तो प्लीज अपने कमेंट से आगे चीजें अप्रिशिएट करिएगा। आगे हम मुलाकात फिर से करेंगे, रेगुलर बिहाफ पर इस कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे जिससे कि अच्छी तैयारियां आपकी पूर्ण करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में।